हेलो बच्चों, स्टडी विद सर्वेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12 के फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा बोर्ड एग्जाम आने ही वाला है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे यूपी बोर्ड के लिए, ताकि हमारी तैयारी और पुख्ता हो सके और जिससे हम अच्छे से अच्छा नंबर गेन कर सकें। तो हमारा जो आज का सीरीज है वो हम चैप्टर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। चैप्टर फर्स्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चैप्टर फर्स्ट में हम इंक्लूड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र और गॉस के प्रमेय से कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत जाते हैं तो ये वीडियो के दो पार्ट हो जाएंगे, है ना। क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो अगर हो जाएगा तो आपके लिए भी दिक्कत है कि उतने बड़े वीडियो को आप कैसे देखेंगे, समय आपका ज़्यादा जाएगा। तो इसलिए वीडियो को छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे सेक्शन में हम लेके आएंगे, ताकि ये जो चैप्टर है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गॉस थ्योरम वाला चैप्टर है, यानी वैद्युत क्षेत्र और गॉस के प्रमेय वाला जो चैप्टर है, उस चैप्टर के हमारे दो वीडियो होंगे और उन दो वीडियो में ही हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है, वो जो हमारा क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि पूछा है कि क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है हमारा वो है, क्वेश्चन पूछा है कि यदि, ऐसे देखिएगा, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक, ध्यान से देखना, शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो, तब हमसे पूछा है निरपेक्ष विद्युतशीलता का मान क्या होगा। निरपेक्ष विद्युतशीलता का मान कितना होगा, ये हमसे पूछा है, कितना होगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। हमने ये क्वेश्चन हमारे फर्स्ट चैप्टर से है, जिसमें हम फोर्स के बारे में यानी कूलाम के बल के बारे में जब पढ़ते होंगे उस फार्मूले में, तो परावैद्युतांक, निरपेक्ष वैद्युतशीलता, ये चीजें आती हैं। ठीक है, तो निरपेक्ष वैद्युतशीलता के लिए जो आपने फार्मूला पढ़ा होगा अपने चैप्टर में, निरपेक्ष विद्युतशीलता का जो आपने फार्मूला पढ़ा होगा, वो हमारा फार्मूला है निरपेक्ष विद्युतशीलता का, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के। ठीक है, तो दिक्कत है इसमें। एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये हमारा एप्सिलॉन नॉट जो है वो निर्वात की विद्युतशीलता होती है। ठीक है ना, जहाँ एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है, और इसकी वैल्यू आप जानते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता होती है और इसकी वैल्यू आपको पता होगी। इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 क्या होती है, यूनिट क्या होती है बताइए, कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। के परावैद्युतांक है और के परावैद्युतांक की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, 81। तो निरपेक्ष वैद्युतशीलता का जो मान हो जाएगा वो हमारा होगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम रख लेते हैं 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 मल्टीप्लाइड बाई 81। अब इसका प्रोडक्ट करके, जो हम प्रोडक्ट करने में समय ज्यादा जाएगा, इसलिए सीधा हमने प्रोडक्ट लिख लेना है। आप कर लीजिएगा 7.17 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलाम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, और ये क्वेश्चन पेपर में हमारे एक नंबर में प्राय पूछा जाता है। क्वेश्चन फिर से देख लीजिएगा, बोला गया है कि यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो, तब निरपेक्ष विद्युतशीलता का मान क्या होगा। निरपेक्ष विद्युतशीलता की ये फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई के। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको पता होती है, के की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है, और ये हमने प्रोडक्ट करके वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, अब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम ध्यान दें तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें प्रूविंग करनी है हमको। कह रहा है क्वेश्चन में कि m द्रव्यमान का, देखेंगे ध्यान से, m द्रव्यमान का एक इलेक्ट्रॉन है, और जिसका आवेश आपको दिया है, इसका आवेश आपको स्मॉल q दिया है। कह रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विरामावस्था से
विरामावस्था से त्वरित होता है, त्वरित होता है। तो सिद्ध करना है आपको, तो सिद्ध करो कि x दूरी तय करने में, x दूरी तय करने में इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित वेग अंडर रूट में 2qE/m इंटू x होगा। तो ये हमको प्रूफ करना है। क्वेश्चन एक बार फिर से आप देख लें। क्वेश्चन में बोला गया है कि m द्रव्यमान का एक हमारा इलेक्ट्रॉन है जिसका आवेश कितना है, q है। एक समान विद्युत क्षेत्र में विरामावस्था से क्या होता है, त्वरित होता है। तो सिद्ध करना कि इलेक्ट्रॉन कितना अर्जित वेग, यानी इतना अर्जित वेग जो है इतना क्या करेगा, प्राप्त करेगा। तो सबसे पहले आपको एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाना होगा। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, दो ऐसे प्लेट ले लेते हैं। ये हमारा पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, और इस तरीके से हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेंगे, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लेंगे। अब इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में हम क्या करते हैं, किसी इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रखते हैं। और जैसे इलेक्ट्रॉन को रखते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन शुरू में किस अवस्था में रहता है, विरामावस्था में रहता है। तो विरामावस्था में रहने का मतलब क्या है कि उसके लिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग जो है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। जैसे आप वैद्युत क्षेत्र में इसको रखते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, वैद्युत क्षेत्र के द्वारा इसके ऊपर एक क्या होगा, बल आरोपित होगा। तो देखिएगा ध्यान से इधर, अगर हम ये बात करें कि विद्युत क्षेत्र इस पे कितना बल लगाएगा, तो विद्युत क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल, अगर हम ये निकालें कि विद्युत क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर कितना बल आरोपित होता है, तो विद्युत क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल F = Q × E, ये हमने पढ़ा है, ठीक है ना। और इसी बल से इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो रहा है, त्वरित हो रहा है। इसी बल से हमारा इलेक्ट्रॉन त्वरित हो रहा है। त्वरित का मतलब एक्सीलरेट होना, यानी उसके अंदर त्वरण आएगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त त्वरण, इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त त्वरण, अगर हम त्वरण देखें तो त्वरण को हम ए से दिखाते हैं, और एक न्यूटन के गति के द्वितीय समीकरण से, ए = F/F, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। तो अगर हम यहाँ देखें इक्वेशन 1 से, तो इक्वेशन 1 से क्या बनेगा, A = F की वैल्यू जो होगी वो QE/ कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। तो ये हमारा त्वरण निकल गया, ठीक है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन कितना वेग अर्जित करेगा। तो अगर आप देखें तो गति के, अगर हम तृतीय समीकरण से देखें, गति के तृतीय समीकरण से, तो गति का तृतीय समीकरण क्या है, तो गति का तृतीय समीकरण है v² = u² + 2as, ठीक है। यहाँ सारी वैल्यू रखते हैं। v² = u², u प्रारंभिक वेग 0 है, विरामावस्था में है, प्लस 2a, a की वैल्यू किसके बराबर है, q × E/m, और s इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई दूरी। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा कितनी दूरी चल रहा है, x दूरी तय की जा रही है, तो मैंने यहाँ पे x लिख दिया। तो अगर ये देखें तो ये वैल्यू v² की है, तो v की वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगी हमारी 2qE/m × x। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा इस फील्ड में जो गति प्राप्त किया जाएगा, जो वेग प्राप्त किया जाएगा, वो वेग इतना ही होगा, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगले क्वेश्चन की तरफ फिर हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपको मात्रक लिखना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक विभिन्न विभिन्न भौतिक राशियों के पदों में भिन्न भिन्न होता है। जैसे अगर आप देखें इसमें, तो आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, ठीक है ना, ध्यान से देखें। अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है वो F/Q0 होता है। तो यहाँ F मतलब बल, बल का मतलब ये न्यूटन से है, और Q0 आवेश है, आवेश का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की एक जो मात्रक बना हमको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक मात्रक जो हमको बना वो क्या बना, न्यूटन प्रति कूलाम। एक मात्रक ये बन गया। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। दूसरा, अगर वैद्युत क्षेत्र को हम विभव के पदों में व्यक्त करें, तो हम पढ़े हैं, आप पढ़ेंगे, अगले पढ़े होंगे, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र में संबंध।
तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा x है ना। यहाँ V जो है वो विभवांतर होता है, विभवांतर होता है, और डेल्टा x जो है वो चली गई दूरी होती है, दूरी में परिवर्तन। तो विभवांतर का मात्रक अगर आप देखें तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो एक मात्रक आपको यहाँ से मिल गया है ना, एक मात्रक यहाँ से आपको मिल गया वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, तो प्रायः ये जो प्रश्न है वो ऑप्शन में पूछा जाता है कि निम्न में से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एक हमारे पास न्यूटन प्रति कूलम है और दूसरा जो है वो क्या है हमारा वोल्ट प्रति मीटर है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। हम अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखें हम। तो अगला क्वेश्चन जो है वो बोला गया है कि आवेश के रेखीय घनत्व का क्या तात्पर्य है। आवेश के रेखीय घनत्व का क्या तात्पर्य है, मतलब यहाँ पे जो बात हो रही है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में बात हो रही है। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है कि आप मान लो कि आपके पास क्या है, एक तार है ना, कुछ इस तरीके से कोई एक वायर है और इस वायर पर आप चार्ज कैसे वितरित कर रहे हैं, है ना, आप चार्ज कैसे वितरित कर रहे हैं, उसके वितरित करने के जो तरीके ही होंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेखीय आवेश घनत्व। तो मतलब क्या है रेखीय आवेश घनत्व का मतलब क्या है, रेखीय आवेश घनत्व का मतलब ये है कि किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर, सुनिएगा देखिए ध्यान से, रेखीय आवेश घनत्व का मतलब क्या है कि किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा, किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की जो मात्रा होती है उसी को हम क्या कहेंगे, रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। इस रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और जैसा कि हमने डेफिनेशन में बोला कि किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा, है ना, तो इसलिए इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q बाई एल से। तो लेम्डा इज इक्वल टू जो होगा ये हमारा क्या होगा, Q बाई एल होगा। ठीक है ना। इसका जो मात्रक होता है, अगर हम मात्रक की बात करें तो लेम्डा का जो मात्रक बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, Q का मतलब कूलाम से है और लंबाई का जो मतलब है वो किससे है, मीटर से है। तो इसका जो मात्रक बनेगा वो कूलाम प्रति मीटर। मतलब रेखीय आवेश घनत्व का मतलब क्या कि किसी तार के प्रति एकांक आवेश पर उपस्थित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। यहाँ देख लीजिए, अगर L की वैल्यू आप 1 कर दे, L की वैल्यू 1 कर दे तो लेम्डा की वैल्यू Q के बराबर हो जाएगी। तो वही बात कही जा रही है कि एकांक लंबाई पर तार में उपस्थित आवेश की मात्रा उस तार के लिए रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगा, और इसको लेम्डा से हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो बोला गया है कि एक निकाय दिया हुआ है, ये एक निकाय है और कह रहा है कि इस निकाय की वजह से कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। इस निकाय की वजह से आपको कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। अब देखिए ये जो निकाय है ये कैसा है, एक त्रिभुज है और जिसके शीर्षों पर आपको आवेश कैसा दिखाई दे रहा होगा, -Q प्लस Q प्लस Q, है ना, और इनकी डिस्टेंस दी हुई है, ये 2a, ये a और ये 2a। ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज के लिए जो निकाय है उसके लिए जो हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला बनाया है, लेट सपोज कि अगर कोई त्रिभुज है तो त्रिभुज के लिए ध्यान से देखेंगे, त्रिभुज के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, जो होती है वो कैसी होती है। तो मान लीजिए ये त्रिभुज है ना, सपोज करो ये त्रिभुज है और मान लेते हैं यहाँ पे आवेश कितना है, Q1, यहाँ आवेश कितना है, Q2, और यहाँ आवेश कितना है, Q3। ठीक है, मान लेते हैं ये दूरी कितनी है, R1, ये दूरी कितनी है, R2, और ये दूरी कितनी है, R3। तो स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है त्रिभुज के लिए वो हम पढ़े हैं, प्रूव किए हैं हम लोगों ने, 1/4πε0 कितना, Q1 Q2 अपन R, है ना, Q1 Q2 अपन R1। ठीक है ना, फिर प्लस आगे बढ़े Q2 Q3 अपन R2। ठीक है, फिर अगले पे Q3 Q1 अपन R3। अब इस फॉर्मूले को इस पे अप्लाई कर देते हैं। ये जो हमारा निकाय दिया वो उस निकाय के लिए हम इसको अप्लाई करते हैं। अगर इसको आप अप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 1/4πε0। देखिए ये आपका Q1, ये आपका Q2, ये आपका Q3। फिगर से कंपेयर करें तो Q1 की जगह वैल्यू क्या है आपकी, -Q, है ना,
Q2 की जगह क्या लिखा है आपका प्लस Q, और डिस्टेंस जो दी है वो कितनी दी हुई है, वो 2a दी हुई है, प्लस Q2 Q3 प्लस Q दिया हुआ है, तो Q इंटू Q अपॉन या R2 हमारा कितना है a है, प्लस Q माइनस Q है ना, तो Q माइनस Q अपॉन कितना a, 2a, R3 की वैल्यू 2a है। अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो क्या वैल्यू मिलेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ देखिए माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2a प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन a फिर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2a। अगर इसका हम एलसीएम बना ले, अगर हम इसका एलसीएम बना ले तो एलसीएम कितना बनेगा, यहाँ देखो 2a है, a है, 2 है, तो 2a एलसीएम बनाया आपने। यहाँ आपको क्या दिख रहा है माइनस क्यू स्क्वायर, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको प्लस क्यू, चूंकि यहाँ पे a है तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2q स्क्वायर, यहाँ पे 2a है तो माइनस क्यू स्क्वायर, ये देखिए माइनस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर और ये प्लस 2q स्क्वायर, यानी ये पूरी वैल्यू कट जाएगी, ऊपर जीरो आएगी, जीरो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें तो पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो इसका मतलब इस निकाय की जो कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा है वो किसके बराबर है, जीरो के बराबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे हम। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो बिंदु आवेशों के बीच विद्युत बल कैपिटल F है, यदि इन आवेशों को उतनी ही दूरी पर जल में रख दिया जाए तो उनके बीच कितना बल लगेगा, है ना। मतलब आप ऐसा समझिए कि ये जो दो बिंदु आवेश हैं उनके बीच विद्युत बल F है, ये निर्वात की स्थिति हो सकती है, और कह रहा है कि उन आवेशों को हम कहाँ उठा के रख दें, जल में उठा के रखते हैं, तो उस कंडीशन में उसके बीच विद्युत बल कितना होगा। ठीक है, तो जल का अगर परावैद्युतांक हमको नहीं दिया है तो हम मान लेंगे कि जल का जो परावैद्युतांक है वो कितना है, k है, लेट्स सपोज उसकी वैल्यू हम कितनी मान लें, k मान लें। ठीक है, तो अगर इस सवाल को देखें तो हम ये पढ़े हैं, ध्यान से देखिएगा कि निर्वात में लगने वाला बल, है ना, ध्यान से देखेंगे, निर्वात में लगने वाला विद्युत बल उसको हमने कैपिटल F मान लेना है, बट किसी माध्यम में लगने वाला विद्युत बल, और उसको मैं माध्यम के लिए है तो मैं उसको FM फोर्स फॉर एनी मीडियम मान लेता हूँ, और इसका अनुपात जो होता है वो एक परावैद्युतांक यानी k के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, F/FM इज इक्वल टू k। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है कि तो उनके माध्यम के बीच लगने वाले बल की वैल्यू पूछ रहा है, तो हमसे FM की वैल्यू पूछ रहा है, तब उस कंडीशन में अगर हम देखें तो FM की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी, F/K के बराबर होगी। K यानी जो परावैद्युतांक होगा जल का, है ना, और जल का परावैद्युतांक हमको दिया है, जबकि है ना, जबकि जल का परावैद्युतांक क्वेश्चन में परावैद्युतांक 80 है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा FM इज इक्वल टू F, पता नहीं उसकी वैल्यू F दी हुई है आपको, और K की वैल्यू जो है वो हमको कितना दिया हुआ, परावैद्युतांक क्वेश्चन में 80। तो ये माध्यम में लगने वाला बल जो है निर्वात में लगने वाले बल का 1/80 हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी आप। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो एक जैसे विद्युत द्विध्रुव AB तथा CD, है ना, ये दिख रहा होगा आपको, AB तथा CD, जिनके प्रत्येक के द्विध्रुव आघूर्ण आपको दिया, और वो द्विध्रुव आघूर्ण प्रत्येक का कितना दिया हुआ, P दिया हुआ, तथा 180 कोण 120 डिग्री के कोण पर, ये दिखेगा, ये जो है पूरा ये 120 डिग्री के कोण पर 120 डिग्री के कोण पर चित्रानुसार लगे हैं, तो परिणामी द्विध्रुव की गणना कीजिए। तो दो द्विध्रुव है मेरे भाई, एक AB है और एक CD है, दोनों के द्विध्रुव आघूर्ण किसके बराबर है, P के बराबर है, और कितने कोण पर लगे हैं, 120 कोण पर लगे हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि परिणामी द्विध्रुव की गणना करती है। ठीक है, तो ऐसे परिणामी निकालने के लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा होगा, आपने भी पढ़ा होगा, R इज इक्वल टू, ये हमारा फार्मूला होता है, अगर आपको याद हो तो P1 का स्क्वायर
प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 cos थीटा, P1 P2 cos थीटा। ठीक है, अब देखिए दोनों के द्विध्रुव आघूर्ण हमको P दिए हुए हैं, दोनों के द्विध्रुव आघूर्ण हमको P दिए हुए हैं, तो ये मैंने लिखा P स्क्वायर, उसका भी हमको P स्क्वायर और फिर प्लस 2 P1 की जगह P, P2 की जगह भी P और cos थीटा, थीटा की वैल्यू हम क्या रख देते हैं 120 डिग्री। अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या वैल्यू मिलेगी, अगर इसको हम सॉल्व करें तो P स्क्वायर 2P स्क्वायर और प्लस 2P स्क्वायर और cos 120 की वैल्यू जो होती है वो -1/2 हो जाती है। ठीक है, ये देखिए अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, यानी केवल P स्क्वायर बचेगा, यानी r की वैल्यू P बचेगी, यानी जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण आएगा 120 डिग्री पे लगे इन दोनों द्विध्रुवों का भी वो कितना आएगा P आएगा। ठीक है, अब साथ में क्वेश्चन में आगे क्या पूछा कि यदि वैद्युत क्षेत्र E, ये वैद्युत क्षेत्र E जो है वो x अक्ष की धन दिशा की ओर, ये देखिएगा ये वैद्युत क्षेत्र जो है इसको x एक्सिस से माना गया है ना, तो x अक्ष की धन दिशा की तरफ है, तब पूछ रहा है बल युग्म का आघूर्ण, बल आघूर्ण पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर आप देखें ध्यान से तो ये टोटल 120 डिग्री का कोण है, टोटल यहाँ से यहाँ तक 90 हो जाएगा, ये एंगल आपकी 90 हो जाएगी और ये जो शेष बचा कोण वो कितना बचा 30 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि इस द्विध्रुव के साथ ये जो है, इस द्विध्रुव के साथ ये जो है यानी कितने डिग्री के कोण पर है 30 डिग्री के कोण पर है, तो 30 डिग्री पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हमको दी है तो बलयुग्म का आघूर्ण निकालना है, तो बलयुग्म का आघूर्ण का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे PE sin थीटा। ठीक है ना, तो टाउ इज इक्वल टू PE, यहाँ sin थीटा की जगह 30 डिग्री रखते हैं और sin 30 की वैल्यू अपने को पता है कि क्या होती है, तो 1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी PE/2। तो इस तरीके से हम इसकी वॉल्यूम की आघूर्ण की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सवाल अच्छा है, कायदे से देखिएगा। ठीक है, अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा दो क्वेश्चन लिखा गया है। पहला क्वेश्चन है कि +1 माइक्रोकूलम तथा +4 माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित है ना, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, देखिए इधर कायदे से अगर यहाँ पे हमारा +1 माइक्रोकूलम है, देखिएगा ध्यान से +1 माइक्रोकूलम है और यहाँ पर हमारा +4 माइक्रोकूलम है और कह रहे हैं एक दूसरे से कुछ दूरी पर है, तो मान लेते हैं x दूरी पर है, तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात ज्ञात करिए। छोटी सी बात है, देखिए विद्युत बल का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू K, ध्यान से देखें F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, ये विद्युत बल का फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिएगा चूंकि 1 माइक्रोकूलम आवेश जितना बल 4 माइक्रोकूलम पर लगा रहा है उतना ही 4 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम पर आवेश लगा रहा होगा और दोनों के बीच की दूरी एक जैसी है, तो इसका अनुपात सदैव कितना आएगा, एक संबंधी एक ही आएगा। देखिएगा ध्यान से, एक ऐसे लिख लेते हैं सॉल्व समझने के लिए कि 1 माइक्रोकूलम द्वारा 4 माइक्रोकूलम पर लगाया गया बल अगर हम पूछे आपसे तो आप बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड ही निकालना है आपको, तो F इज इक्वल टू K Q1 की जगह 1 माइक्रोकूलम, Q2 की जगह 4 माइक्रोकूलम अपॉन x स्क्वायर, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और इसको F1 बोल देते हैं, है ना। और फिर इसी का 4 माइक्रोकूलम, केवल मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है, डायरेक्शन की कोई बात ही नहीं हो रही है, तो +4 माइक्रोकूलम द्वारा +1 माइक्रोकूलम पर, यानी इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं +4 माइक्रोकूलम द्वारा +1 माइक्रोकूलम पर लगाया गया बल, तो उसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं F2 इज इक्वल टू K इंटू +4 माइक्रोकूलम मल्टीप्लाइड बाय 1 माइक्रोकूलम अपॉन x स्क्वायर, और इसको अपने इक्वेशन सेकेंड कर दिया। तो अगर आप इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड करिए तो F1 अपॉन F2 की वैल्यू किसके बराबर मिलेगी, सारी वैल्यू एक दूसरे से कट जाएगी, तो F1 अपॉन F2 की वैल्यू 1 मिलेगी, या इसी को हम कैसे कह सकते हैं F1 रेशियो F2 इज इक्वल टू 1 रेशियो 1। ठीक है, तो ये यानी इनके बीच जो बलों का अनुपात होगा वो एक संबंध एक का होगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि विद्युतशीलता एप्सिलॉन का मात्रक क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा है, साथ में इसकी बीमा भी कई बार पूछी जाती है परीक्षाओं में। एक नंबर में ये ऑप्शनल का प्रश्न बनता है हमारे। तो देखिएगा, अगर हम विद्युत बल का फॉर्मूला पढ़े, ध्यान से देखिए, अगर आप विद्युत बल का फॉर्मूला पढ़ें तो विद्युत बल का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना। तो अगर एप्सिलॉन को इधर भेज दिया जाए तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन का मात्रक लिखना है, एप्सिलॉन का मात्रक, तो अगर हम मात्रक लिखें एप्सिलॉन का तो क्या बनेगा, ये एफ भी आया होगा, एफ आर स्क्वायर, ये एफ आया होगा यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट मैंने यहाँ भेजा, एप्सिलॉन भेजा था। तो अगर मात्रक देखें तो देखिए आवेश है, आवेश है, तो आवेश और आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, यहाँ भी आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम, यानी ये हो जाएगा कूलाम का स्क्वायर, कूलाम का स्क्वायर प्रति, यहाँ दिख रहा है आपको बल, बल का मात्रक जो होगा वो हमारा क्या होगा, न्यूटन, और फिर ये हमको दूरी, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से एप्सिलॉन नॉट का मात्रक मिलता है। परीक्षाओं में हमको एप्सिलॉन नॉट की बीमा भी पूछती है, देखिएगा एप्सिलॉन का बीमा, ये भी देख लेते हैं एप्सिलॉन की बीमा। ठीक है, तो 1/4 डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, यहाँ से हम निकालते हैं एप्सिलॉन की बीमा, ये डायमेंशनलेस हो गया। ये देखिए चार्ज है Q, तो Q का डायमेंशन फार्मूला हमारा होता है AT, यहाँ भी Q है, यहाँ भी डायमेंशन फार्मूला हमारा होगा AT, यहाँ हमारा फोर्स है, यहाँ हमारा फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन क्वांटिटी जो होता है MLT पे -2 हो गया, और ये R डिस्टेंस है, इसका L2 हो गया। ठीक है, तो अगर हम देखें पूरा जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, M को आप ऊपर भेजेंगे तो M पे कितना हो जाएगा, -1, यहाँ L और L2 मिलके L3 हो जाएगा, L -3, यहाँ T2 ऊपर है, ये -2 ऊपर जाएगा तो T4 हो जाएगा, और A2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखें तो एप्सिलॉन की ये बीमा भी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए हमको वेक्टर ई की वैल्यू दी हुई है 2y कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट पर मीटर। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, उसमें एक सरफेस है, एक पृष्ठ है जिसका एरिया हमको दिया हुआ है 8j मीटर स्क्वायर, और उससे होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आपसे पूछ रहा है, विद्युत फ्लक्स पूछ रहा है। तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला हमको पढ़ाया गया है, क्या पढ़ाया गया है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर है। ठीक है ना। उसके पहले थोड़ा डॉट प्रोडक्ट हम देख ले लंबकोणीय एकांक सदिशों का। तो लंबकोणीय एकांक सदिशों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है तो वो होता है, अगर i डॉट i है, या j डॉट j है, या k डॉट k है, तो इनकी वैल्यू जो हो जानी है वो कितनी है, 1 हो जाती है। और अगर i डॉट j है, या j डॉट k है, या k डॉट i है, तो इनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, ये स्केलर प्रोडक्ट है, यानी अदिश गुणन है, और हम जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स हमारी एक अदिश राशि है, तो स्केलर प्रोडक्ट को ही फॉलो करेगी। तो हम यहाँ पे अगर वैल्यू रखें phi इज इक्वल टू, तो क्या मिल जाएगा, वेक्टर ई की जगह हम क्या लिखेंगे, 2y प्लस 3j माइनस 4k, और डॉट वेक्टर ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, वेक्टर ए की वैल्यू जो हो जाएगी वो हमारी 8j है। तो देखिए सेम का ही प्रोडक्ट कराने पर वैल्यू मिलेगी, तो केवल हम सेम का ही प्रोडक्ट करा देते हैं। ठीक है, तो j वाले का हम प्रोडक्ट कराएंगे 3j का 8j में, तो 8 × 24, और j का j में मल्टीप्लाई करेंगे तो j का j में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। ठीक है, तो 24 हो जाएगा। यूनिट क्या बनेगा, देखिएगा यहाँ वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र का अभी मैंने मात्रक आपको बताया थोड़ी देर पहले कि वैद्युत क्षेत्र का न्यूटन प्रति कूलाम होता है, तो न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो क्या बना हमारा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, है ना, ये ध्यान दीजिएगा, ये अदिश गुणन के लिए होता है, स्केलर प्रोडक्ट के लिए होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखें आप, तो अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं, तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा। ये गॉस के प्रमेय के ऊपर डिपेंडेंट है। तो गॉस का प्रमेय अगर आप पढ़े होंगे तो गॉस का प्रमेय कहता है कि किसी पृष्ठ से, बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित नेट आवेश का
1/ε0 गुना होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये जहाँ Q जो है वो क्या है, नेट चार्ज है, नेट आवेश है ना, किसी बंद पृष्ठ में। तो किसी बंद पृष्ठ में ये नेट आवेश है। हमसे कह रहा है कि एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव रखा है। अगर आपको पता हो कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो हम क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव, हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव -q और +q आवेश से मिलकर एक समायोजित होता है जिसके बीच की डिस्टेंस एक निश्चित दूरी होती है 2m। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि द्विध्रुव के लिए नेट चार्ज कितना है, इस द्विध्रुव पर नेट चार्ज कितना है, तो आप क्या बोलोगे, -q +q, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0, है ना। अब वो एक द्विध्रुव रखा हो, चाहे जितने मन करे उतने द्विध्रुव रखे हैं, सभी द्विध्रुवों का जो नेट चार्ज होगा वो नेट चार्ज किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और वो हमसे कह रहा है कि बंद पृष्ठ में कितने द्विध्रुव रखें, n द्विध्रुव रखें, तो सभी द्विध्रुव जो है वो नेट चार्ज कितना बनाएंगे, 0 बनाएंगे। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि phi इज इक्वल टू जो हमारा नेट चार्ज है उसकी वैल्यू 0 के बराबर है। तो 0 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे ε0 से सॉल्व डिवाइड करेंगे तो वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। इसका मतलब उस बंद पृष्ठ से होकर किसी भी तरह का कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा, उस बंद पृष्ठ से होकर किसी भी तरह का कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। ठीक है, तो आज ये मेरा पहला प्रयास था कि मैं आपके लिए यूपी बोर्ड के जो भी फिजिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं उनको चैप्टर वाइज और हर चैप्टर के 2-2, 3-3 वीडियो से छोटे वीडियो, ताकि आपको देखने में भी सुविधा हो और आसानी से आप अपना काम भी कर सकें। तो ये इस तरीके से मैंने पहला प्रयास किया है। कमेंट में कमेंट में करिएगा, बात करिएगा, लिखिएगा, बताइएगा कि आपको प्रयास कैसा लगा। साथ में अगर आपको फिजिक्स में कोई टॉपिक ऐसी है यूपी बोर्ड के लिए जो आपको परेशान कर रही है या जो आपको समझ में नहीं आया, तो उस टॉपिक को लिखे, आपको कोशिश की जाएगी कि उस टॉपिक को क्या किया जाए, समझाया जाए। साथ में चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।